बच्चों हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 12 रेखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करने के बारे में अध्ययन कर लिया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। देखिएगा, बच्चों रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि हमें एक उद्देश्य फलन दिया होगा और उस उद्देश्य फलन में x और y के मान निकाल करके हमें यहाँ रखना है और z का अधिकतम और न्यूनतम मान कौन सा होगा वही हमारा आंसर होता है। अर्थात हमें z को अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना होता है और उसके लिए हमें यहाँ पे ये व्यवरोध दिए होते हैं, असमीकाएं दी होती है और ये ऐसी मिकाएं अगर संतुष्ट करती है तो हमें x और y का मान प्राप्त हो जाता है। वो x और y के मान वहां पे रखने पे उद्देश्य फलन में तो हमें उसका अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण प्राप्त हो जाता है। और बच्चों ये हमारे पास में व्यवरोध है, ऋणोत्तर व्यवरोध। अब देखिएगा, तो सबसे पहले तो हम असमीकाओं को समीकरण में परिवर्तन करते हैं। असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर और समीकरण में बदलने के बाद हम उनके साथ के साथ ही x और y के मान भी निकाल लेंगे। तो देखो पहली असमीका से ये हमारी फली 3x + 5y <= 15 है असमीका, तो हम समीकरण में करेंगे तो बराबर 15 और यहीं पे अपन x और y का मान निकाल लेते हैं, x और y, ताकि हमें ग्राफ में निरूपित करना है, इसलिए हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, निर्देशांक मिल जाएंगे यहाँ से इस रेखा के निर्देशांक। x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ 0 रखा तो y का मान 15/5 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अब y को 0 रखते हैं तो ये 0 तो 15/3 ये 5 हो जाएगा। अब दूसरी असमीका ले लेते हैं। दूसरी असमीका यहाँ पे है हमारे पास में, अर्थात इसको अपन समीकरण में कर देते हैं तो 5x + 2y = 10 और यहीं से अपन x और y का मान भी निकाल लेते हैं, x और y। x बराबर 0 रख लेते हैं तो y का मान यहाँ पे ये 0 x 0 रख दिया तो y का मान अपने पास 5 प्राप्त हो जाएगा, 10/2 बराबर 5। इसी प्रकार y इस बार 0 रखते हैं, ये 0 रखा तो 10/5 ये 2 आ जाएगा। और बच्चों असमीका हमारे पास में है, ऋणोत्तर व्यवरोध भी है, अर्थात x > 0 है तो इसको 0 के बराबर कर दिया, ये समीकरण हो गया। और ऐसे y बराबर 0 ये हमारे पास में समीकरण प्राप्त हो गए, असमीकाओं से समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन समीकरणों को हमें ग्राफ के ऊपर निरूपित करना है, इनका ग्राफ खींचना है। तो देखिएगा, इन समीकरणों का आलेख खींचने पर, और आलेख के लिए अपन यहां पे ले लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। देखिएगा, तो हम यहां पे ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने ले लिया x और y, ये x x', y और y' मूल बिंदु। अब देखिएगा, एक है हमारे पास में ये रेखा खींचनी है ग्राफ के ऊपर, अर्थात 0 3 और 5 0। तो यहाँ पे ले लेते हैं 0 3 और 5 0, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमें 0 3 पे जाना है तो ये 0, यहाँ पे 3 तो 0 3। इसी प्रकार यहाँ पे 5 पे तो 1 2 3 4 5 तो ये हो जाएगा 5 0। इसको दे देते हैं A बिंदु और इसको दे देते हैं B बिंदु, और A और B को मिलाते हैं तो वो रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये रेखा अपनी कौन सी प्राप्त हो गई, यहाँ से अपनी है 3x + 5y = 15 और असमीका कौन सी थी, <= 15।
तो यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। ये हमारे पास में प्राप्त हो गई पहली वाली असमीका, जिसको हमने ग्राफ के ऊपर निरूपित कर दिया। अब बात करते हैं दूसरी वाला समीकरण, जो ये समीकरण है हमारे, इसको अपन ग्राफ के ऊपर निरूपित करते हैं। तो इसके बिंदु हैं 0, 5 और 2, 0। तो देखो 0, 5 और 2, 0, इसके निर्देशांक 0, 5, 2, 0। अब देखो इनको अपन ग्राफ के ऊपर लगाते हैं तो 0, 5, तो यहाँ से 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा 0, 5। और इसी प्रकार से 2, 0, तो ये 1, 2, तो ये हो गया 2, 0। इसको दे देते हैं अपन ए बी, तो ये सी और ये हो जाएगा डी। इसी प्रकार अपन सी डी को मिला देते हैं तो हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा ये वाली रेखा। कौन सी वाली? ये वाली असमीका। 5x प्लस 2y यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10। तो 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो ये दोनों रेखाएं हमने यहाँ पे निरूपित कर दी। और ऋणात्तर व्यवरोध भी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इनके हल क्षेत्र की। तो पहले अपन हल क्षेत्र की बात करते हैं इस वाली असमीका का, अर्थात 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। अब हमें पता है यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर इस असमीका में ये हमें रखना पड़ता है, और ये रखने पे ये संतुष्ट करता है तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के अपोजिट साइड में होगा। अब देखो यहाँ पे 0 लेस देन 0, 0 प्लस 0 0 रहेगा, लेस देन इक्वल टू 15। क्या 0 15 से छोटा होता है? हाँ सर, सत्य बात है, ये सही है, सही है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की तरफ। और कौन सी रेखा है? ये वाली। तो इस रेखा का हल क्षेत्र कहाँ होगा? मूल बिंदु की तरफ होगा। और इज इक्वल टू भी है तो इस रेखा के ऊपर भी होगा, अर्थात इस सी डी रेखा पे भी और ए बी रेखा के ऊपर भी होगा और मूल बिंदु की तरफ की होगा, दोनों हो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का चिन्ह भी है, लेस देन भी है और इक्वल भी है। इसी प्रकार से अपन बात कर लेते हैं इस दूसरी रेखा की। देखो दूसरी है अपने पास में 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे भी x की जगह 0 और y की जगह 0 रख लेते हैं। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10, अर्थात ये बात भी क्या है? सत्य है, सही है। अर्थात कौन सी रेखा होगी? सी डी रेखा। इसका भी हल क्षेत्र कहाँ होगा? मूल बिंदु की तरफ ही होगा, अर्थात इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की तरफ ही होगा, इधर ही होगा। और इस रेखा के ऊपर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इक्वल का लेस देन भी है और इक्वल भी है। तो अब देखो, अब हमारे पास में है ऋणात्तर अवरोध। अब ऋणात्तर व्यवरोध के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये वाला क्षेत्र प्राप्त हो गया। इसी प्रकार y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला क्षेत्र प्राप्त हो गया। तो इन चारों असमीकाओं से, कौन सी वाली? ये चारों असमीका 1, 2, 3, 4, इन चारों असमीकाओं से हमें यहाँ पे ग्राफ बना लिया और ये क्षेत्र प्राप्त कर लिया। अब देखो, अतः चारों असमीकाओं के हल क्षेत्र से अब हल क्षेत्र को हमें देखना है कि उभयनिष्ठ है क्या। तो बच्चों, उभयनिष्ठ के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं उभयनिष्ठ है क्या। अब देखो, इसका हल क्षेत्र भी नीचे है, इसका भी नीचे है और इसका है, अर्थात ये वाला इसका हल क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा, ये वाला O, ये अपने पास में C और यहाँ पे B, और इसके निर्देशांक हमें निकालना है। और इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे? दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती है तो उनके निर्देशांक अपन निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, इसके भी अपन निकाल सकते हैं और इसको देते हैं अपन E बिंदु। तो इस E बिंदु के निर्देशांक के लिए दो रेखाएं हैं, उनको अपन हल कर लेते हैं। तो देखो, रेखा है अपने पास में 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, और दूसरी रेखा है अपने पास में 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। इनको हमें हल करना है और x और y के मान निकालना है। तो इसको तो अपन 3 से गुणा कर देते हैं और इसको अपन 5 से गुणा कर देते हैं। इसलिए
15x प्लस 6y इज इक्वल टू 30, और इसको 5 से करेंगे तो 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 75। घटा देंगे अभी इनको, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो -19y इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो -45। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, तो y बराबर 45/19। अब ये मान अपन किसी भी समीकरण में रखते हैं, मान लो यहाँ रख दिया या यहाँ पे रख दिया, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे रखने से देखो, यहाँ पे रखेंगे 2 × 45/19 इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास प्राप्त हो जाएगा 20/19। तो यहाँ से हमें x और y के मान प्राप्त कर लिए दोनों रेखाओं को हल करके। तो बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं अपन इसके निर्देशांक 20/19 और 45/19। तो इस प्रकार से हमने इनके निर्देशांक प्राप्त कर लिए जहां पे दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। और बच्चों ये क्षेत्र कैसा है, ये क्षेत्र है परिबद्ध क्षेत्र है। तो यहां पे लिख देते हैं इन असमीकाओं के हल क्षेत्र का उभयनिष्ठ भाग, उभयनिष्ठ क्षेत्र जिसको अपन बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र वो कौन सा हो गया, O, यहां से देखो C, और यहाँ पे E और B। तो यहाँ पर अपने पास प्राप्त हो जाएगा O, B, E और C है। O, ये B, ये E और ये C, ये कौन सा है, हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्र है। अर्थात यहाँ पे लिख देंगे, देखो उभयनिष्ठ क्षेत्र है जो कि परिबद्ध है, परिबद्ध क्षेत्र है। इसलिए कोणीय बिंदु पर इनका मान लेते हैं। और कोणीय बिंदु कहाँ होगी, जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अर्थात यहाँ पे x x से है प्रतिच्छेद करी है, y x करी है, यहाँ पे ये रेखा और ये x x कर रही है, यहाँ पे दोनों रेखाएं कर रही है, यहाँ पे y x और ये रेखा कर रही है। अर्थात यहाँ पे अपन संगत मान निकाल लेते हैं, देखिए उद्देश्य फलन के। इसलिए यहाँ से कोणीय बिंदु और z के संगत मान ले लेते हैं। और उद्देश्य फलन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, उद्देश्य फलन हमारा है z बराबर 5x प्लस 3y। तो वहां लिख देते हैं 5x प्लस z बराबर 5x प्लस 3y। अब देखिएगा कोणीय बिंदु अपन निकाल लेते हैं। तो पहला कोणीय बिंदु अपने पास में यहाँ 0 0 है, तो यहाँ लिख देते हैं 0 0, और 0 0 पे ये देगा 0। इसी प्रकार दूसरा कोणीय बिंदु यहाँ देखो अपने पास प्राप्त होगा b, और b के लिए है 0 3, तो यहाँ लिख देते हैं 0 3, और 0 3 पे ये देगा 0 3, तो ये देगा 9। इसी प्रकार तीसरे कोणीय बिंदु पे ले लेते हैं बात। तीसरे कोणीय बिंदु पे यहाँ देखो अपने पास में ये है 20/19 और 45/19, तो यहाँ लिख लेते हैं 20/19 और 45/19। तो यहाँ पे z का मान देखो 5 × 20/19 प्लस 3 × 45/19। तो यहाँ कर लेते हैं 16, तो 100/19 प्लस यहाँ पे देखो अपने पास प्राप्त हो जाएगा 135/19 इज इक्वल टू 235/19। तो इस जगह पे अपना z का मान प्राप्त हो गया, z बराबर 235/19। इसी प्रकार देखिएगा अब अपन निकालते हैं नेक्स्ट कोणीय बिंदु। और नेक्स्ट कोणीय बिंदु हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, ये ले लिया हमने, ये ले लिया, ये ले लिया। अब ये लेना है, इसके यहाँ पे कहाँ है 2 0, तो यहाँ लिख लेते हैं कोणीय बिंदु 2 0, और 2 0 पे अपन मान लेते हैं
देखिएगा संगत मान क्या प्राप्त होता है, z इक्वल टू यहाँ पे 2 तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 0 तो 0 रहेगा, तो ये 10 हो गया। अब हमें देखना है क्वेश्चन में हमें क्या देना है, अधिकतमीकरण करना है, अर्थात इस उद्देश्य फलन का क्या करना है, अधिकतम मान ढूंढना है। अधिकतम मान कहाँ प्राप्त होता है, कौन से कोणीय बिंदु पे इसका अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों, ये 0 ये 9 और यहाँ पे 10 और ये अपने पास में अधिकतम मान यही प्राप्त होगा, तो इसको लिखते हैं अधिकतम। अतः बिंदु 20/19 और 45/19 पर z का मान 235/19 अधिकतम है, और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस पहले असमीकाओं को समीकरण में चेंज करना है, उसको आलेख अर्थात उसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद में हम ये देखना है कि असमीकाओं का हल क्षेत्र कहाँ है। अगर हल क्षेत्र उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ होने पे अपन देखेंगे किस प्रकार का है, परिबद्ध है या अपरिबद्ध है। परिबद्ध है तो कोणीय बिंदु पे मान लेंगे और अधिकतम न्यूनतम ले लेंगे। अपरिबद्ध होता है तो हम अधिकतम और न्यूनतम के मान को उसके उद्देश्य फलन के लेस देन और ग्रेटर देन फिर असमीका प्राप्त होगी, और वो असमीका अगर उस उभयनिष्ठ भाग से जाती है तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, और वो असमीका उभयनिष्ठ भाग से नहीं जाती है तो उसका हल प्राप्त होता है, जैसा कि हमने ऐसे एग्जाम्पल में भी किया था और आगे भी क्वेश्चन में करेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये देखिएगा, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत उद्देश्य फलन हमारा है z बराबर 3x + 5y का न्यूनतमीकरण करना है, अर्थात हमें न्यूनतम मान ढूंढना है। और व्यवरोध हमें यहाँ दिए हुए हैं, तो ये क्या है, हमारी असमीकाएं हैं। तो असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर तो बदल लेते हैं पहले वाली असमीका को। तो देखिएगा x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हम समीकरण में बदलाएंगे तो बराबर 3 कर देंगे, और यहीं से अपन x और y के मान निकाल लेते हैं, अर्थात इस रेखा के निर्देशांक निकाल लेंगे ताकि हमें आलेख खींचने में मदद मिल जाएगी। तो x और ये y, x का मान 0 रखा तो y का मान 1, 3/3 1 हो जाएगा। इसी प्रकार y को इस बार 0 रखते हैं तो x का मान 3 प्राप्त होगा। अब दूसरी असमीका लेते हैं, ये वाली x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो समीकरण में बदल दिया, 2 लगा दिया। इसके भी x और y के मान निकाल लेते हैं, ये x ये y, x का मान 0 तो y का 2, y 0 तो x 2। और एक असमीका है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी, और एक हो जाएगी y बराबर 0। अब इन समीकरणों की सहायता से, समीकरण 1 2 3 4, इन समीकरणों की सहायता से अपन क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, अर्थात इनको रेखाएं खींचते हैं। तो देखिएगा समीकरणों की सहायता से आलेख खींचने पर अब देखिएगा आलेख खींच लेते हैं अभी। x y 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही। अब देखिएगा, तो यहाँ से हमने निर्देशांक प्राप्त कर लिए। पहले वाली रेखा x + 3y = 3, तो यहाँ पे 0 1 और 3 0, तो यहाँ लेते हैं 0 1 और 3 0। ये हमारे पास निर्देशांक है। पहले अपन निर्देशांक को प्लॉट करते हैं, उसके बाद निर्देशांक को मिलाएंगे तो रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो देखिएगा 3 0 तो 1 2 3, ये 3 0, इसी प्रकार ये 1 0, तो अपन मान लेते हैं ये है 1 0।
ये ए बिंदु हो गया और ये अपना बी बिंदु हो गया, और इनको अपन मिला देते हैं तो ये अपने पास प्राप्त हो जाएगी ए बी रेखा। ये अपने पास प्राप्त हो गई रेखा। कौन सी वाली रेखा हो गई? ये x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इस वाली एसएमएका को समीकरण में बदल करके हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये इसको बढ़ा दिया। अब देखिए दूसरा बात कर लेते हैं दूसरे समीकरण की। तो यहाँ से 0 2 और 2 0, तो यहाँ पे अपने पास में 0 2 और 2 0, ये निर्देशांक हो गए दूसरी रेखा के। इन निर्देशांक को प्लॉट कर लेते हैं तो देखिएगा 0 2, तो अपने पास में कहाँ से प्राप्त होगी 0 2, तो यहाँ से हो जाएगा ये 0 2, और 2 0, तो यहाँ होगी 2 0। और इसको भी अपन प्लॉट कर लेते हैं तो देखिएगा 0 यहाँ से अपने पास में इधर आएगी, तो ये अपने मान लेते हैं इस प्रकार से ये रेखा जाएगी, और इस बिंदु को अपन दे देते हैं ए बी हो गया था, ये हो गया सी, और ये हो गया डी बिंदु। तो इस प्रकार से हमने रेखाएं यहाँ पे प्लॉट कर ली। अब देखिए इनका हल क्षेत्र ढूंढना है, और हल क्षेत्र के लिए ये कौन सी रेखा थी, इसको लिख लेते हैं x प्लस 2y x प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इनका हल क्षेत्र देखते हैं। तो यहाँ देखो 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या ये बात सही है? क्या नहीं, सही नहीं है। अर्थात इसका हल क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? इसका हल क्षेत्र हो जाएगा मूल बिंदु के दूसरी तरफ, अर्थात इसका हल क्षेत्र यहाँ प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये बात भी क्या सही है? क्या ये भी सही नहीं है। अर्थात दूसरी वाली रेखा होगा उसका हल क्षेत्र भी कहाँ होगा? मूल बिंदु के दूसरी साइड में ही होगा, अर्थात इसका भी हल क्षेत्र कहाँ होगा? इधर ही होगा। तो ऐसे हमने इनका हल क्षेत्र प्राप्त कर लिया। अब बात कर लेते हैं इनके हल क्षेत्र के ऋणात्तर व्यवरोध के हल क्षेत्र की, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसी प्रकार से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका हल क्षेत्र कहाँ प्राप्त होगा? इधर जाएगा, अर्थात इसका हल क्षेत्र ये हो गया। इसी प्रकार y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका हल क्षेत्र यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे उभयनिष्ठ भाग तो हमारे पास प्राप्त हो गया। अब अपन देखते हैं ग्राफ से, और वो भी क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कहाँ पे उभयनिष्ठ भाग हो गया अपना? उभयनिष्ठ भाग। उभयनिष्ठ क्षेत्र बोल दो, भाग बोल दो, एक ही बात है। अब देखिएगा तो यहाँ से उभयनिष्ठ कौन सा हो गया? यहाँ से अपना उभयनिष्ठ हो गया ये वाला, देखो यहाँ से ये वाला इसका उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये वाला पार्ट उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ कहाँ पे होगा? एक दो बिंदु रेखाएं क्रॉस कर रही है, यहाँ पे होगा, एक कोणीय बिंदु यहाँ पे होगा, और एक कोणीय बिंदु, दो रेखाएं जहाँ क्रॉस कर रही है ये इनके कोणीय बिंदु होंगे। तो बच्चों कोणीय बिंदु पे इनके मान ले लेते हैं। तो देखिएगा उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र में देखना है कि परिबद्ध है क्या अपरिबद्ध है। तो पहले तो ये बात है कि परिबद्ध नहीं है। परिबद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि एक साइड में यहाँ पे इसका विस्तार अनंत की तरफ जा रहा है, असीमित है। तो ये क्या है? परिबद्ध क्षेत्र नहीं है, अपरिबद्ध है। परिबद्ध नहीं, तो ये कौन सा क्षेत्र है? अपरिबद्ध। और अपरिबद्ध क्षेत्र होने पे हम इसके कोणीय बिंदु ले लेते हैं। कोणीय बिंदु, अब देखिएगा कोणीय बिंदु यहां से हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। एक तो हमारे पास 0 2 हो जाएगा, कोणीय बिंदु 0 2।
और एक हो जाएगा इनके प्रतिच्छेद से, अर्थात इन रेखाओं के प्रतिच्छेद से। तो प्रतिच्छेद रेखाएं निकाल लेते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, और उसके लिए अपन निकालते हैं, यहाँ समीकरण दिया हुआ एक और यहाँ पे दूसरा समीकरण दिया हुआ है, अर्थात x + 3y = 3 और x + y = 2। तो अपन यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, इसलिए इनको अपन घटा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2y = यहाँ पे अपने पास 1, तो y बराबर 1/2, और ये 1/2 यहाँ पे रखते हैं तो x का मान प्राप्त होगा, x बराबर 1/2 उधर जाएगा तो 2 - 1/2 बराबर 3/2। तो इस बिंदु के निर्देशांक, ई बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ हो जाएंगे, इसके निर्देशांक यहाँ से अपने पास में 3/2 और 1/2। तो देखिएगा यहाँ पे लिख लेते हैं 3/2, 3/2 और 1/2। और देखो यहाँ पे अब उभयनिष्ठ कहाँ है, यहाँ पे दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे 0 2 हो गया, यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कहाँ पर है, 3 0 पे है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 3 0। ये अपने पास कोणीय बिंदु प्राप्त हो गए, और इन कोणीय बिंदु पे हमें देखना है z के संगत मान। और z हमें दिया हुआ है उद्देश्य फलन z = वो देखिए 3x + 5y, तो वहां लिख देते हैं 3x + 5y। अब ये कोणीय बिंदु के मान अपन यहाँ उद्देश्य फलन में रखते हैं, अर्थात x की जगह 0 और y की जगह 2। इसी प्रकार से यहाँ पे x की जगह 3/2, y की जगह 1/2 और 3 और 0। तो देखिएगा पहले यहाँ से रख लेते हैं, तो z = पहली स्थिति के लिए ये कोणीय बिंदु है, तो यहाँ पे 0 और 2, तो ये प्राप्त होगा 10। इसी प्रकार यहाँ पे रखते हैं z = 3 3, तो 9/2, 3 × 3 तो 9 हो जाएगा, 9 होते 2, प्लस 5 × 1 तो 5/2, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 14/2 = 7। अब यहाँ पे देखो z = यहाँ रखेंगे अपन 3, तो ये हो जाएगा 9, और 0 रखेंगे तो 0 = 9। तो ऐसे हमने परिबद्ध क्षेत्र के कोणीय बिंदु लिए, और कोणीय बिंदु के संगत हमने z के मान निकाल लिए, अर्थात उद्देश्य फलन के मान निकाल लिए। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में अधिकतमीकरण करना है या न्यूनतमीकरण करना है, अर्थात हमें न्यूनतमीकरण करना है, और न्यूनतमीकरण के लिए हमें देखना है कि संगत मान में न्यूनतम मान कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है, तो इन तीनों में सबसे छोटा है 7, अर्थात ये है न्यूनतम। परंतु ये क्षेत्र क्या है, अपरिबद्ध है। अगर ये परिबद्ध क्षेत्र होता तो इस z का मान, अर्थात यहाँ पे उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान 7 हो जाता, परंतु यहाँ पे क्षेत्र क्या है, अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध है, इसलिए 7 न्यूनतम मान नहीं हो सकता, न्यूनतम मान नहीं हो सकता, या हो भी सकता है, या हो सकता है, उसको जांच करना है। और उसके लिए हम जानते हैं, ये परिमेय में हम पढ़ चुके हैं कि ये उद्देश्य फलन है। उद्देश्य फलन हमारा है यहाँ पे 3x + 5y, इसलिए 3x + 5y, और इसका न्यूनतम मान न्यूनतमीकरण करना है, अर्थात इसको हमें रखना है <7। और ये हमारे पास में एक असमीका प्राप्त हो गई। इससे हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना, इसको आलेख बनाना, इसका चित्र बनाना है, अर्थात इसको भी हमें ग्राफ के ऊपर निरूपित करना है। तो देखिए इसको समीकरण में बदलते हैं, समीकरण में, अर्थात 3x + 5y = 7। अब यहाँ पे हम इनके मान निकालना है, तो देखो x और y, तो यहाँ से हमें x का मान क्या रखना है, x का मान मैं रख लेता हूँ 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7/5। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 0,
तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 7/3। और इसी प्रकार से अगर मैं x का मान यहाँ पे 3/2 रखता हूँ, 3/2 इंटू 3 प्लस 5y = 7, तो देखो 9/2 प्लस 5y = 7। तो देखिएगा ऐसी स्थिति में 5y = 7 माइनस 9/2 इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास प्राप्त हो जाएगा 14 माइनस 9/2 इज इक्वल टू 5/2। तो y इज इक्वल टू 1/2। जब हमने x को मान क्या लिया था 3/2, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ 1/2। अब देखिएगा तो हमने x का मान रखा 3/2, तो y का मान प्राप्त हो गया 1/2। तो ये हमने बिंदु प्राप्त कर लिए इस रेखा के। तो इन बिंदुओं की सहायता से, अर्थात इन कोऑर्डिनेट निर्देशांकों की सहायता से इसको भी हम निरूपित कर देते हैं, इसका भी आलेख खींच लेते हैं। तो देखिएगा इसका अपन ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हमें लेना है 0, तो ये हो जाएगा 7/5, अर्थात 1 से ऊपर रहेगा। तो और यहाँ पे देखेंगे तो 7 2 से ऊपर रहेगा, और यहाँ पे 3/2 और 1/2, तो 3/2 और 1/2, तो यह प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा सेम। और इस प्रकार दूसरा रहेगा, यहाँ पे देखिएगा दूसरा अपने पास रहेगा यहाँ से 1 से थोड़ा ज़्यादा, अर्थात 0 और y पे रहेगा 1 से थोड़ा ज़्यादा और 2 से कम। तो 1 से ज़्यादा और 2 से कम, अर्थात यहाँ बीच से जाएगी। इसी प्रकार इधर से जाएगी। और इसी प्रकार यहाँ देखिएगा ये अपने पास में है x 2 से ज़्यादा है, अर्थात यहाँ से इससे ज़्यादा जाएगी, अर्थात ये बीच से निकलेगी। तो अपन इसको कह सकते हैं ये वाली रेखा जाएगी यहाँ से, देखिएगा कौन सी वाली असीमिका है जो हम यहां से लिए थे, ये ऐसे जाएगी, ये वाली असीमिका हमने प्राप्त कर ली यहां से। ये वाला समीकरण है। तो देखिए इसको अपन यहां पे लिख देते हैं 3x + 5y, और यहां देखो <7। अब इसका हल क्षेत्र देखना है, अर्थात इसको 0 0 रखना है। तो 0 < 7, ये बात क्या है, सत्य है। तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इस रेखा का हल क्षेत्र नीचे होगा। और इस रेखा के ऊपर भी होगा क्या, इस रेखा के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। तो इस रेखा का हल क्षेत्र 3x + 5y = 7, इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, नीचे होगा। अर्थात अब हमें ये देखना है कि इस असमीका के द्वारा बनाया गया क्षेत्र, अर्थात इसमें द्वारा ग्राफ के द्वारा खींची गई, इसका ग्राफ खींचा है, उसके द्वारा बनाया गया क्षेत्र और इस सुसंगत क्षेत्र क्या उभयनिष्ठ है, क्या ये अपना सुसंगत क्षेत्र है। ये अपना सुसंगत क्षेत्र है। और इस असमीका के द्वारा हमने क्या किया, इसका निरूपित किया, और इसके निरूपित करने के बाद में इसका हल क्षेत्र देखा। तो इसका हल क्षेत्र और इस सुसंगत क्षेत्र उभयनिष्ठ है क्या, सर उभयनिष्ठ नहीं है। तो अपन लिख देंगे यहां पे सुसंगत क्षेत्र व असमीका असमीका है अपने पास में 3x + 5y < 7 के द्वारा बनाया गया अर्धतल व सुसंगत क्षेत्र में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, या साझा नहीं कर रहा है। अतः z का
न्यूनतम मान जो यहाँ प्राप्त हुआ था वही इसका न्यूनतम मान प्राप्त होगा। जो यहाँ हमने प्राप्त किया था न्यूनतम मान, वही इसका न्यूनतम मान रहेगा। अर्थात यहाँ पे न्यूनतम मान 7 प्राप्त किया था तो वही इसका मान रहेगा। अगर ये उभयनिष्ठ आ जाता तो ये 7 नहीं होता। अतः z का न्यूनतम मान 7 है और यही हमारा आंसर है। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ क्षेत्र अगर अपरिबद्ध आ जाता है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है, क्योंकि अपरिबद्ध क्षेत्र को पहले देखना होता है कि क्षेत्र कौन सा है, अपरिबद्ध है। यहाँ पे हमने देख लिया कि क्षेत्र कौन सा आया, अपरिबद्ध आया। क्यों आया? क्योंकि एक दिशा में इसका विस्तार क्या है, असीमित है, और वही अपरिबद्ध की परिभाषा है। फिर हमने ऐसी स्थिति भी होने पे हमने क्या किया, जो उद्देश्य फलन है इसका न्यूनतमीकरण करना, ये उद्देश्य फलन है, उसका न्यूनतम मान 7 प्राप्त हुआ था कोणीय बिंदु पे। इनके कोणीय बिंदु पे इनका न्यूनतम मान क्या प्राप्त हुआ था, ये 7 प्राप्त हुआ था, ये 7 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे इस न्यूनतम मान को हमें सही है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमने इस उद्देश्य फलन को इसके लेस देन इक्वल टू 7 किया और इसकी सहायता से हमने समीकरण बनाया और उस समीकरण को ग्राफ के ऊपर खींचा। और ग्राफ के ऊपर खींचने के बाद में हमने देखा कि उभयनिष्ठ भाग अर्थात सुसंगत क्षेत्र और इस असमीका का क्षेत्र क्या उभयनिष्ठ है या नहीं है, ये हमने चेक किया। तो ये चेक करने से हमने पाया कि इसका सुसंगत क्षेत्र और इस असमीका का हल क्षेत्र उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात इसमें कोई भी बिंदु साझा नहीं करता। इसी स्थिति में अपन कह देंगे कि जो ये न्यूनतम मान आया था 7, वो ही इस उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान होता है। इसलिए बच्चों, जब क्षेत्र अपरिबद्ध होता है तो उसको हमें सावधानी से करना पड़ता है कि उसका न्यूनतम मान क्या है और उसका अधिकतम मान क्या है। यहाँ पे न्यूनतम मान की बात आई थी तो हमने इसको क्या किया था, लेस देन 7 किया था। और अधिकतम मान की बात आती तो इसको उद्देश्य फलन को अपन ग्रेटर देन करते और जो अधिकतम मान होता, जैसे यहाँ पे अधिकतम मान क्या था, यहाँ पे अधिकतम मान 10 था, तो अपन यहाँ पे इसको कर देते 3x + 5y ग्रेटर देन 10। तो फिर अपन उसका क्या करते, ग्राफ बनाते, इस असमीका का ग्राफ खींचते और ग्राफ खींचने के बाद अपन देखते कि इसका सुसंगत क्षेत्र और इसका जो असमीका का हल क्षेत्र क्या उभयनिष्ठ है या नहीं है। उभयनिष्ठ होता तो अपन कह देते इसका हल नहीं है और उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ पे बताया था अभी इसमें उभयनिष्ठ नहीं आया था तो हमने इसका बताया था इसका हल क्षेत्र क्या है, 7 ही है और इसका आंसर भी 7 ही है। तो बच्चों, इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने आज इस सेशन में प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल करने के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 5 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करने के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।